लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा दी, क्वेश्चन कर दिए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। एक क्वेश्चन लिखना बाकी था ना, लिखा तो क्वेश्चन क्या लिखा? अच्छा, चलो आज हम पढ़ेंगे, एक सेकंड दिखाना मुझे वापस। चलो उसको काट दो क्वेश्चन को, ठीक है। हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस इज डन टू, लिखो, a cross is done to, a cross is done to, a cross is done to study, a cross is done to study inheritance of two characters, inheritance of two characters or four contrasting traits. A cross is done to study two characters or four contrasting traits. ऐसी क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे हैं, दो कैरेक्टर्स कैसे अगली जनरेशन में जाते हैं, फिर उसके अगली जनरेशन में कैसे जाते हैं, या हर एक कैरेक्टर के कितने कितने ट्रेड्स हैं, दो दो, तो टोटल कितने ट्रेड्स हैं, 4। तो 4 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की स्टडी करो या दो कैरेक्टर की स्टडी करो, उसे क्या बोलते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्यों करी थी डाइहाइब्रिड क्रॉस, लिखो। मेंडल परफॉर्म्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल परफॉर्म्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस to see any kind of interaction takes place, to see any kind of interaction takes place, to see any kind of interaction takes place during inheritance of characters, during inheritance of characters. मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस इसलिए करी थी, वो देखना चाहते थे कि वन कैरेक्टर का इनहेरिटेंस क्या दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को अफेक्ट करता है या नहीं करता है। क्या दो कैरेक्टर की जब साथ में स्टडी करेंगे तो क्या इनके इनहेरिटेंस अगले जनरेशन में जब जाएंगे तो क्या ये एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्या इनमें किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन है या नहीं है, ये जानने के लिए करी थी। लेकिन मेंडल ने सारी टाइप के डाइहाइब्रिड क्रॉस नहीं करी, बट मेंडल डिड नॉट परफॉर्म, but Mendel did not perform all type of dihybrid crosses, but Mendel did not perform all type of dihybrid crosses. बताओ कितने टाइप की डाइहाइब्रिड क्रॉसेस हो सकती है? 21 बताया था। अब हम उस डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है। बताओ, सीड शेप लिखा है ना एनसीईआरटी में, बताओ इसका जीन कहां पर होता है, कौन से क्रोमोसोमल पेयर पे होता है? फर्स्ट पे। याद करवाया था, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, स्टेम हाइट। 7, 14, 14, 54। सबसे ऊपर क्या है? सीड शेप, 7 नंबर पे आएगा, 7th पेयर पे, ठीक है। और सीड कलर कौन से पे है? फर्स्ट पे है। दोनों अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे इनके जीन होते हैं। अच्छा, सीड शेप का डोमिनेंट फीचर कौन सा है? राउंड। और रिसेसिव ट्रेट कौन सा है? रिंकल्ड।
और सीड कलर का जो डोमिनेंट है वो है, और पॉड कलर का, हाँ उल्टा है, उसमें ध्यान रखना। अभी जो साथ में बोल सबके, अलग मत भाग। राउंड एंड रिंकल्ड और येलो एंड ग्रीन। चलो राउंड कब कब आता है? कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। रियल कब आएगा? स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कब आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और ये कब आएगा? स्मॉल वाई। स्टार्ट में इन दो कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देखेंगे हम साथ में, या ये 4 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को देखेंगे। इसे क्या बोलेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। स्टार्टिंग के जो पेरेंट्स लेंगे वो कैसे लेंगे? प्योर लेंगे, मतलब येलो और राउंड भी लेंगे तो प्योर लेंगे। तो क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। ये हमने एक मेल पेरेंट लिया और एक फीमेल पेरेंट। इसमें सीड का जो शेप है वो राउंड है, और सीड का कलर है वो कैसा है? येलो है। और इसमें सीड का जो शेप है वो कैसा है? रिंकल्ड है। एंड कलर कैसा है? ग्रीन। अच्छा, इसका जीनोटाइप लिखो, क्या होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। स्टार्टिंग में हम कैसे लेंगे? प्योर। रिंकल्ड का कैसा होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? इस जनरेशन को हम कौन से जनरेशन बोलेंगे? पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलेंगे? पेरेंटल जनरेशन। अब आप बताइए इसमें गैमेट कैसे बनेंगे? पहली कंडीशन होमोजाइगस से लाइन खींचेंगे कैपिटल आर। दूसरी पोजीशन होमोजाइगस से लाइन खींचेंगे कैपिटल वाई। और का लाइन मेथड याद है? तो गैमेट कैसे बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई। अच्छा, इसमें गैमेट कैसे बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इसमें 100% ये बनेंगे, इसमें 100% ये बनेंगे, तो अगली जनरेशन में जो आएगा, जाइगोट बनेगा या ऑपोस्प्रिंग बनेगी, उसमें क्या रहेगा जीनोटाइप? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस जनरेशन को हम कौन सी जनरेशन बोलेंगे? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमेशा क्या किससे बनाते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, या उसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन से बनाते हैं। दिखने में कैसे रहेगी F1 जनरेशन? राउंड एंड येलो, क्योंकि हेटेरोजेगस कंडीशन में भी कैसे ट्रेड आते हैं? डोमिनेंट ट्रेड आते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें F2 बनाना है तो क्या करेंगे? सेल्फिंग होगी। इस प्लांट में क्या होगी? सेल्फिंग होगी। इसके मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों में क्या होगी? सेल्फिंग होगी। तो मेल पार्ट में भी, फीमेल पार्ट में भी क्या रहेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहेगा। और जो मेल पार्ट है एंथर में, उसका भी जीनोटाइप क्या रहेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे पूरे प्लांट में जैसे जीनोटाइप होता है, हर एक सेल में जैसा ही होता है। अब जो फीमेल पार्ट है वो गैमेट बनाएगी, और जो मेल पार्ट है वो भी गैमेट बनाएगा। इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे तो क्या बोलेंगे? सेम प्लांट में हो रहा है तो सेल्फी। तो जो फीमेल पार्ट है वो गैमेट बनाएगी। बताओ गैमेट बनाते आएंगे आपको? हेटेरोजाइगस है तो फॉर्क, कैपिटल आर लिखेंगे स्मॉल आर। फिर क्या लिखेंगे? फॉर्क कैपिटल वाई स्मॉल। सारे कॉम्बिनेशन आते हैं बनाते हैं। क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक इसी तरीके से मेल जो है वो भी गैमेट बनाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल। अब यहाँ पर एक नई बात देखने को क्या मिल रही है? ये देखने को मिल रहा है कि ये जो F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई मेल गैमेट से बनी है, और फीमेल गैमेट में क्या आए थे? स्मॉल आर स्मॉल वाई से बनी है। मतलब ये जो बना है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट से बना है। लेकिन जब इसने अगली जनरेशन में गैमेट बनाया, तो इसने जिन गैमेट से ये बना है, वैसे गैमेट तो बनाए ही बनाए हैं। मेल फीमेल पार्ट में भी बनाए हैं, मेल पार्ट में भी बनाए हैं। देखो कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई बनाए हैं, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई बनाए हैं। लेकिन इसने कुछ नए टाइप के गैमेट भी बनाए, नए टाइप की कॉम्बिनेशन भी बनाए। कैसे बनाया नया टाइप का कॉम्बिनेशन? कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई।
कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। बताओ ये नए टाइप के गेमेट क्यों बना पा रहा है? क्योंकि इस डायहाइब्रिड के अंदर सीड शेप और सीड कलर का जीन कहां है? अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर में। जैसे फर्स्ट पेयर है, ये क्रोमोसोमल पेयर है, इसमें क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर, और दूसरी पेयर पे क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसे अलग अलग पेयर पे। इस वजह से क्या कर पा रहा है? ये नए टाइप के गेमेट बना पा रहा है। क्योंकि जब कभी दो कैरेक्टर के जीन कहां होते हैं? अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं, तो उनमें क्या होता है? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। बताया था, टर्म्स पढ़ाई थी, याद है कि भूल गए? यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा था, कैपिटल बी स्मॉल बी लिखा था। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों जीन जो है आर और वाई, क्रोमोसोम नंबर कोई 7th पे है, दूसरा क्रोमोसोम नंबर क्रोमोसोम पेयर फर्स्ट पे है, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे है। तो जब गेमेट बनेगा तो इस फर्स्ट पेयर का, इस फर्स्ट कैरेक्टर जो सीड शेप है, इसके दो एलील जो है आर और स्मॉल आर, ये सेग्रीगेट होंगे और ये भी सेग्रीगेट होंगे। लेकिन इसका सेग्रीगेशन और इसका सेग्रीगेशन, इसका सेपरेशन और इसका सेपरेशन एक दूसरे पे क्या है? इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं होगा कि ऑलवेज यही ओरिएंटेशन रहेगा। मैंने आपको दो ओरिएंटेशन बताए थे, ये ओरिएंटेशन नंबर 1 है। ओरिएंटेशन नंबर 2 में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? ऐसा उल्टा हो करके भी तो लग सकता है ना, ऐसा भी लग सकता है। अगर ऐसा लगेगा तो गेमिट कैसे बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक पोल पे जाएंगे। और दूसरे गेमिट कैसे बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेंगे। लेकिन अगर ऐसा ओरिएंटेशन हो गया तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। ऐसे ये गेमिट क्यों बना पा रहे हैं नए टाइप के गेमिट? बताओ। क्योंकि ये कैरेक्टर्स कहाँ है? अलग अलग, इनके जीन्स कहाँ है? अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे। तभी हम ये नए टाइप के जीन बना पा रहे हैं, नए टाइप के जीनोटाइप बना पा रहे हैं। अगर नहीं होते, अगर सेम पे ही होते, अगर ऐसे होते, मान लो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर ऐसा होता तो हमेशा गेमिट कैसे बनते हैं? कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल, ऐसे बनते हैं ना। कभी भी ये वाला गेमिट बन पाता क्या? नहीं बन पाता। तो बात क्या हो रही है कि ये जो डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल है, डाइहाइब्रिड मतलब इसमें दो जीन कैसे हैं? हेट्रोजेगस कंडीशन में डाइहाइब्रिड। हाइब्रिड हेट्रोजेगस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड। दो हेट्रोजेगस कंडीशन है तो क्या बोलेंगे? डाइहाइब्रिड। ये जो डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल है, इसने चार प्रकार के गेमेट इक्वल प्रोपोर्शन में इसलिए बनाए क्योंकि इसके पास जो दोनों जीन है वो अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे हैं, और उनमें एक दूसरे से क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट हो रहा है। एक दूसरे से क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा। कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, क्योंकि दोनों कहां प्रेजेंट है? अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर। तो ये नए टाइप के गेमेट जो बन रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेंट जो गेमेट बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ड्यू टू इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। अगर सेम क्रोमोसोमल पेयर पे दोनों जीन होते तो फिर यही बनता फीमेल में, और मेल में ये बनता और ये बनता, ये नहीं बनता। क्लियर? किसी ने पूछ लिया कि बताओ डायहाइब्रिड इंडिविजुअल फोर टाइप की गेमेट क्यों बना पा रहा है? अब आंसर करोगे कि ये दोनों जीन कहां प्रेजेंट है? अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है? इसलिए इसने पेरेंटल जो पुराना कॉम्बिनेशन था जिससे बना था, वो पेरेंटल गेमेट तो बनाए ही बनाए, नए गेमेट भी बनाए। नए गेमेट का नाम क्या रखेंगे? रिकॉम्बिनेंट गेमेट। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट गेमेट। 50% कैसे बनाया है? पेरेंटल, और 50% क्या बनाया है? रिकॉम्बिनेंट। क्यों बनाया? ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्यों हुआ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर। क्लियर? चलो, गेमेट तो हमें समझ में आ गया कि बना है, लेकिन अगली जनरेशन में क्या क्या ऑफस्प्रिंग बनेगी वो तो समझे। ऑफस्प्रिंग्स कैसे बनेगी इन गेमेट से, इनका जब रेंडम फ्यूजन होगा तो उसको लिख लेते हैं। आप भी लिखो थोड़ा बहुत, मैं यहां पर कुछ भी नहीं करूंगा, ये सब कॉम्बिनेशन लिखूंगा, ठीक है?
इधर देखो सभी, देखो ये जब 4 टाइप के गेमेट बनाए थे मेल पार्ट ने, 4 टाइप के गेमेट बनाए थे फीमेल पार्ट, मैक्सिमम कितनी ऑफस्प्रिंग बन सकती है? 16। मतलब मैक्सिमम तो बहुत सारी बन सकती है, 16 ऑफस्प्रिंग ऐसी बन सकती है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से एनालिसिस हर एक ट्रेड का कर सकते हैं। ठीक है, 16 का बॉक्स बनेगा 4x4। इन 16 ऑफस्प्रिंग में आप जब देखोगे तो आपको कुछ मिलेगी राउंड येलो, कुछ मिलेगी राउंड ग्रीन, कुछ मिलेगी रिंकल येलो, कुछ मिलेगी रिंकल ग्रीन। राउंड येलो लाने के लिए जीनोटाइप में क्या होना चाहिए? आप बोलोगे सर एक बार मिनिमम कैपिटल आर तो होना ही चाहिए, दूसरी पोजीशन पे कैपिटल आ रहा है या स्मॉल आ रहा है, राउंड तो बन जाएगा। और जीनोटाइप में एक बार मिनिमम क्या होना चाहिए? कैपिटल वाई होना चाहिए, क्योंकि ये डोमिनेट होता है। दूसरी पोजीशन पे कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई, ऐसा मिनिमम कैपिटल आर कैपिटल वाई आ जाएगा जीनोटाइप में, तो क्या बनेगा? राउंड। राउंड ग्रीन कब बनेगा? जब मिनिमम एक बार क्या है? कैपिटल आर, और ग्रीन लाने के लिए क्या आना चाहिए? स्मॉल वाई स्मॉल। रिंकल येलो कब बनेगा? जब दोनों स्मॉल आर होंगे जीनोटाइप में, और मिनिमम एक बार क्या होना चाहिए? कैपिटल वाई, दूसरी पोजीशन पे कुछ भी आ जाए, कैपिटल वाई आया या स्मॉल वाई आया। और रिंकल और ग्रीन लाने के लिए जीनोटाइप होना चाहिए, तभी आएगा। तो देख लेते हैं कितने बने हैं। चलो बताओ, मिनिमम कैपिटल आर कैपिटल है, कैसा बनेगा? राउंड येलो। कितने ऐसे? 9। तो हम बोलेंगे 9 क्या हुए? राउंड येलो। ठीक है, चलो आप मुझे बताओ कि राउंड ग्रीन कितने हैं? ये है राउंड ग्रीन, एक कहाँ है? हाँ रुको रुको रुको, एक राउंड ग्रीन ये है, एक राउंड ग्रीन ये है, एक राउंड ग्रीन ये है। देखो ढूंढना कितना मुश्किल काम है। ठीक है, तो ये 3 है। और ये देखो रिंकल येलो कितने हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो 3 कैसे हैं? रिंकल येलो। और 1 क्या है? रिंकल ग्रीन। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया? 9:3:3:1। अब ये रेशियो कैसा भी लिखा हो सकता है, 1:3:3:9 लिख सकते हैं, 3:3:1:9 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है रेशियो में एक बार 9 आएगा, 2 बार 3 आएंगे और एक बार 1 आएगा। अब देखो क्या है, चलो आपने जीन को लेकर के तो बताया, लेकिन हम ऑफ स्प्रिंग को लेकर के भी हम देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ है। राउंड क्या येलो के साथ ही रहा? नहीं, राउंड येलो के साथ पेरेंट में था, रिंकल ग्रीन के साथ था। लेकिन ऐसा भी हुआ अगली जनरेशन में राउंड किसके साथ आया? ग्रीन के साथ भी आया। रिंकल किसके साथ आया? येलो के साथ भी आया। क्या राउंड को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं तुम राउंड के येलो के साथ थे तो येलो के साथ ही रहोगे? नहीं, राउंड येलो के साथ भी है, राउंड ग्रीन के साथ भी है, रिंकल येलो के साथ भी है, रिंकल ग्रीन के साथ भी है। मतलब एक कैरेक्टर के ट्रेड्स दूसरे कैरेक्टर के ट्रेड से क्या है? इंडिपेंडेंट है। कोई किसी के साथ भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि राउंड और येलो स्टार्टिंग में था ना तो राउंड येलो ही आएगी ऑब्वियसली, रिंकल ग्रीन था ना तो रिंकल ग्रीन ही आएगी, ऐसा नहीं है। अगली जनरेशन में कोई से कैरेक्टर का कोई सा भी ट्रेड किसी दूसरे कैरेक्टर के किसी भी ट्रेड के साथ आ सकता है। आ रही है बात समझ में? तो इसे क्या बोलेंगे कि कैरेक्टर के ट्रेड्स के बीच में क्या हो रहा है? इंडिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी नहीं है। कैसी है? इंडिपेंडेंसी है। ये रेशो हमें पता चला। चलो आप मुझे बताओ कि ये जो राउंड येलो है 16 में से और रिंकल ग्रीन है, ये किसकी तरह दिख रहे हैं? पेरेंटल है, जो ओल्ड कॉम्बिनेशन। पेरेंटल मतलब क्या होता है? ओल्ड कॉम्बिनेशन। तो ओल्ड कॉम्बिनेशन कितना है टोटल हमारे पास? 16 में से 10 ओल्ड कॉम्बिनेशन, ये 10 पेरेंटल, तो कितना रहेगा इसकी प्रोबेबिलिटी? 10/16। ठीक है, न्यू ऑफस्प्रिंग कितनी बनी है? न्यू को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट कितनी बनी है? 6 बनी है, तो 6/16। ठीक है, चलो तो हमने फिनोटाइप का एनालिसिस कर ली कि कैसे 16 बनेगी, कौन कैसे दिखेगी, कितने नंबर में बनेगी, क्या जीनोटाइप किसके लिए होना चाहिए, ये सब हमने देख लिया।
किसको कितनी पेरेंटल बनी, कितनी नहीं बनी, ये हमने देख लिया। हमने ये भी देखा कि कोई सा ट्रेट किसी के साथ भी आ रहा है, मतलब इंडिपेंडेंसी है। अब हम किसका एनालिसिस करेंगे? जीनोटाइप का। किसका एनालिसिस करेंगे? जीनोटाइप का एनालिसिस करेंगे। और देखो जीनोटाइप का एनालिसिस ध्यान से देखना। ऐसा जीनोटाइप देखो कितनी बार है इस पूरे बॉक्स में? एक ही बार है। एक ही बार है ना? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई पूरे बॉक्स में देखो एक ही बार है। ये वाला जीनोटाइप बताओ कितनी बार है? कितनी बार है? 2 बार। यह भी है और ये भी है। और ये वाला जीनोटाइप एक बार मिलेगा बस। कैपिटल आर स्मॉल वाई पूरे बॉक्स में एक ही बार है। तो क्या रेशो आया? 1:2:1। क्या रेशो आया? 1:2:1 आया। चलो अब बताओ मुझे, ये वाला जीनोटाइप कितनी बार है पूरे बॉक्स में? एक बार ये और एक बार ये भी तो है। कितनी बार है? 2 बार, है ना? ये कितनी बार है? 2 बार। ये 2 बार है। और ये वाला जीनोटाइप बताओ कितनी बार है? ये कितनी बार है? 4 बार। कौन सा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। और ये कितनी बार है? ये भी कितनी बार है? 2 बार। तो क्या रेशो आया? 2:4:2। क्या रेशो आया? 2:4:2। अब मुझे बताओ ये वाला जीनोटाइप कितनी बार है? एक बार। पूरे बॉक्स में देखो एक ही बार मिलेगा। और ये वाला 2 बार और ये वाला एक बार। तो रेशो क्या रहेगा? 1:2:1 रहेगा। तो जीनोटाइपिक रेशो क्या रहेगा? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। कितने टाइप के जीनोटाइप हैं? 9 टाइप के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मतलब ये जितने डिजिट है उतने टाइप के। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा ये कितने थे? 1, 2, 3, 4। फिनोटाइप कितने थे? 4 प्रकार के। फिनोटाइपिक रेशो में जितने डिजिट होते हैं उतने क्या होते हैं? फिनोटाइप। जीनोटाइपिक रेशो में जितने डिजिट्स होते हैं उतने क्या होते हैं? टाइप ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, याद रहेगा, वो याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं वैसे ही करवा दूंगा, बस तू सुनते चल। ठीक है, समझते चल क्या हो रहा है। अब देखो इस बॉक्स में, इस डायगोनल पे देखो, इस डायगोनल पे जो जो भी प्रेजेंट है वो बस एक एक बार ही प्रेजेंट है। प्रेजेंट है ना? और आप ये भी देख रहे होंगे कि जब जीनोटाइप के अंदर, ये पूरे जीनोटाइप में दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। दोनों जीन होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं जीनोटाइप में, तो वो जीनोटाइप बॉक्स में कितनी बार आता है? एक बार। अगर इसमें कितना है होमोजाइगस कंडीशन? 2 है, तो ये पूरे बॉक्स में कितनी बार रहेगा? एक बार। इसमें भी दोनों कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस है, बॉक्स में रहेगा एक बार। दोनों होमोजाइगस है, बॉक्स में रहेगा एक बार। दोनों होमोजाइगस है, बॉक्स में रहेगा एक बार। तो ये जो एक एक नंबर लिखे हैं किसके लिखे हुए हैं? होमोजाइगस। कौन कौन से होमोजाइगस के? कैपिटल आर कैपिटल वाई, बताओ और कौन सा है? कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। हम इस बॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं अभी, वो सब याद सब बाद में हो जाएगा। अभी देखो कि किस प्रकार से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं उसे। ठीक है, चलो ये जो ऐसे जीनोटाइप देखो, ये देखो 2 है इसमें, आर और वाई, 2 जीन है। एक होमोजाइगस है और एक हेटेरोजाइगस। देखो ये कितनी बार मिलता है? एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस 2 बार। देखो इसको देखो, एक हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस, ये भी 2 बार मिलेगा, एक ये और एक ये। जब भी जीनोटाइप में एक पोजीशन कोई सी हेटेरोजाइगस हो और एक पोजीशन होमोजाइगस हो तो कितनी बार मिलता है? 2 बार। देखो ये एक हेटेरोजाइगस होमोजाइगस से कितनी बार मिलता है? 2 बार। ये एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस कितनी बार मिलता है? 2 बार। तो क्या ध्यान रखना है? 2-2 नंबर किसके हैं? उन जीनोटाइप्स के हैं जिसमें एक पोजीशन होमोजाइगस होती है और एक पोजीशन हेटेरोजाइगस होती है। हैगा याद? तो चलो अपन लिख लेते हैं इनके सामने। बताओ क्या क्या लिखूं मैं इसके सामने? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके सामने लिखूं क्या?
कैपिटल आर स्मॉल आर, हम कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस में ही लिखे, दो नंबर के सामने बस लिखना है, एक होमोजेगस और एक हेटेरोजेगस। और कौन सा रहेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, और कौन सा रहेगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक है, चलो, दोनों जीनोटाइप के अंदर दोनों पोजीशन हेटेरोजाइगस में हो, ये कितनी बार है? 4 बार। देखो दोनों पोजीशन हेटेरोजाइगस में, ऐसा एक ही बार मिलता भी है, एक ही टाइप का है, लेकिन वो 4 बार मिलता है। तो ये 4 नंबर किसके लिए है? दोनों पोजीशन हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब ये जो जीनोटाइपिक रेशो है ये तो याद हो जाता है 9:3:3:1। इसमें जीनोटाइपिक रेशो जरूरी नहीं कैसा लिखा है 1:1:2:4:2:1:1 ऐसा लिखा है। रेशो में 4 बार 1 होना चाहिए, 4 बार 2 होना चाहिए, और 1 बार 4 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उन जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें दोनों कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस। दो दो नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे जीनोटाइप जिसमें एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। और 4 नंबर किसको करता है? इसमें दोनों हेटेरोजाइगस। कोई बड़ी बात है तुम्हारे लिए याद करना है इसको? बड़ा आसान है। चलो, मैंने आपसे पूछा कि इतने सारे जीनोटाइप है, इसमें से पेरेंटल जीनोटाइप कितने हैं? पेरेंटल मतलब पुराने वाले, ये पेरेंटल, तो बोलोगे ये और ए, ऐसे कितने हैं? 2। तो पेरेंटल जीनोटाइप F2 जनरेशन के अंदर कितने होते हैं? 2/16। आउट ऑफ 16, 16 में से 2 होते हैं पेरेंटल। क्लियर? मैंने आपसे पूछा कि न्यू जीनोटाइप्स कितने हैं, न्यू कॉम्बिनेशन कितने हैं, तो बोलोगे सर 2 तो पेरेंटल थे, बाकी 16 में से 2 गए तो बचे 14। 16 में से 2 गए तो कितने बचते हैं? 14 बचते हैं। तो 14/16 क्या हो गया है? न्यू। न्यू या रिकॉम्बिनेंट जीनोटाइप बोल सकते हैं, जैसे यहां था। तो आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बताओ F2 जनरेशन के अंदर जो ऑफ स्प्रिंग है कितनी फिनोटिपिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, फिनोटिपिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। तो बोलेंगे फिनोटिपिकली राउंड येलो भी फिनोटिपिकली है, और रिंकल ग्रीन भी 10/16। ठीक है, क्वेश्चन आया कि जीनोटिपिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, तो जीनोटिपिकली पेरेंट सिमिलर के पेरेंट कितने हैं? 2/16। आया कि फिनोटिपिकली न्यू कॉम्बिनेशन, फिनोटिपिकली न्यू कॉम्बिनेशन तो आएगा 6/16। जीनोटिपिकली न्यू कॉम्बिनेशन 14/16। तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर कर लिया हमने। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं कि बताओ ये इस बॉक्स में कितनी बार आएगा, ये जीनोटाइप, बता सकते हो ना? अगर मैं बोलूं कि ये वाला बॉक्स में कितनी बार आएगा, ये 2 बार, एक होमोजाइगस और एक हेटेरोजाइगस। अगर बॉक्स में ये कितनी बार आएगा? 4 बार। तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो इसका हमने अच्छे तरीके से क्या कर लिया? एनालिसिस कर। इसका और अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे इस तरफ, जब तक अब इसको लिखो, मैं तो लिखता हूं। ठीक है, रेशो तो आया, लेकिन अब हम ये एनालिसिस करेंगे क्यों आया। रेशो तो आया, ये याद कर लिया 9:3:3:1, 1:1:2 1:1, लेकिन क्यों आया, यही रेशो क्यों आया, दूसरा क्यों नहीं आया, इस बात की एनालिसिस हम यहां करेंगे इस तरफ।
इधर देखो सभी, सभी इधर देखो, फिर लिख लेना बाद में। देखो, हमने जब मेंडल ने क्रॉस करी तो मेंडल ने को पता लगा कि F2 जनरेशन में सीड शेप और सीड कलर की क्रॉस करते हैं चार ट्रेड को लेकर, तो ये आता है फिनोटाइप 9:3:3:1। ठीक है। मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस भी करी थी, सातों टाइप की करी थी। सीड शेप को लेके करी थी, सीड कलर को लेके करी थी, फ्लावर कलर को लेके करी थी, हाइट को लेके करी, जितने भी कैरेक्टर है सबको लेके करी थी। आप मुझे बताओ, जब मेंडल ने सीड शेप को लेकर के, अकेले सीड शेप को लेकर के राउंड और रिंकल को देखा होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो F2 जनरेशन में क्या रेशो आया होगा? F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशो क्या आया होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? 3:1। अरे भाई, टॉल और डॉर्फ का रेशो कितना आता है? 3:1। तो ये फिर सीड शेप के भी राउंड और रिंकल का कितना आया होगा? 3:1। अच्छा, अगर उसने सीड कलर का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेगा, अकेला मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो F2 में रेशो क्या आएगा येलो और ग्रीन का? 3:2। जानते हैं हम। तो मेंडल ने कहा कि यहां पर भी हम दो कैरेक्टर ले रहे हैं ना, सीड शेप और कलर, तो यहां पर कोई नई बात नहीं हो रही है। यहां पर भी क्या हो रहा है? दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस चल रही है, एक सीड शेप की चल रही है और एक सीड कलर की चल रही है। सीड शेप को अगर अकेले को देखोगे आप, तो आपको मिलेगा F2 के अंदर सीड शेप के राउंड और रिंकल का जो रेशो मिलेगा अभी भी कितना मिलेगा? 3:2 है। और सीड कलर को अगर अकेले को पढ़ोगे तो अभी भी F2 के अंदर रेशो कितना मिलेगा? 3:1। देख लो कैसे मिल रहा है। जैसे कि अभी आपके सामने आया F2 रेशो, अभी दोनों को साथ में पढ़ा तो रेशो क्या आया? 9:3:3:1 आया। लेकिन इसको एक एक करके पढ़ो आप। सीड शेप को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। F2 में सीड शेप राउंड 9 आए और राउंड कितने आए हैं? 3। टोटल राउंड कितने हुए 16 में से? 12 राउंड हुए हैं। राउंड कितने हो गए? 12। और पूरे 16 में से रिंकल कितने हुए हैं? 3 और 1। कितने रिंकल हुए? 4। बाई 4 कितना आया? 3:1। ठीक है। चलो अब अकेले में सीड कलर को पढ़ो, पूरी क्लास में F2 में पढ़ो। सीड कलर येलो कितना है? 9 + 3 12, तो 12 येलो है। और ग्रीन कितने हैं? 3 + 1 4। रेशो क्या रहेगा? 3:1। तो अभी कोई नई बात हो रही है क्या? नहीं। तो फिर ये रेशो 9:3:3:1 क्यों आ रहा है? मंडल बोल रहे हैं कि हम इन दोनों को साथ में कर रहे हैं ना, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। जब दो इवेंट ऐसी होती है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है और उनको साथ में पढ़ते हैं, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन करना होता है। और ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन किया तभी तो ये आएगा। 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, इस 3 को इस 1 से करेंगे तो 3, इस 1 को इस 3 से करेंगे तो 3, इस 1 को इस 1 से करेंगे तो 1। जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि दो जब इंडिपेंडेंट इवेंट होती है तो उनको साथ में अगर हम पढ़ेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको। एक कॉइन को टॉस किया आपने, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और 1/2 टेल आने की है। दूसरा कॉइन टॉस किया, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। और टेल की भी 1/2। क्या ये दोनों कॉइन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि इसमें हेड आएगा तब इसमें हेड आएगा? ऐसा कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के क्या है? इंडिपेंडेंट। ये इवेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये इवेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब आपको कहा गया था टीचर के द्वारा, मैथ्स टीचर जो पढ़ा रहे थे, कि बताओ इन दोनों कॉइन को साथ में उछालेंगे तो दोनों में हेड ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? तो आपने कहा था सर इधर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इधर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, दोनों को साथ में हेड लाना है तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1/4 आएगा। आपने ऐसा कहा था ना, कुछ और कहा था? यही कहा था। तो यहां पर भी मेंडल ने कहा है कि देखो सीड शेप और सीड कलर जो है, ये दोनों इवेंट कैसी है? इंडिपेंडेंट है। जैसे दो सिक्के होते हैं, दो कॉइन होते हैं, उनको जब टॉस करते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। बिल्कुल ये दोनों कैरेक्टर भी इनहेरिट कैसे हो रहे हैं? इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। तभी तो जब हमने इनको साथ में पढ़ा तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी के बीच में क्या हुआ है? मल्टीप्लीकेशन। और नंबर क्या आया है? 9:3:3:1। तो दो कैरेक्टर को साथ में पढ़े
और नंबर क्या आए 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो आए। इसका मतलब दोनों कैरेक्टर इनहेरिट कैसे हो रहे हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। दोनों कैसे जा रहे हैं अगली जनरेशन में, मोनो हाइब्रिड पैटर्न में जा रहे हैं। एक को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूसरे को पहले से कोई लेना देना नहीं। आप अगर जीनोटिपिक रेशियो में निकालोगे तो ये भी मल्टीप्लीकेशन ही है। आप अगर इस राउंड और रिंकल का F2 में जीनोटिपिक रेशियो क्या लिखते हैं, 1:2:1 ये लिखते हैं। और इसका क्या लिखते हैं, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ये तो लिखते हैं। तो ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर आएगा ऊपर वाला। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1:1। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो सारे से, क्या आएगा 2:4:2। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 1:1। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, सिर्फ मैंने आपको क्या सिखाया है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अरे बस समझ में। अच्छा, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर मोनो हाइब्रिड पैटर्न में इंडिपेंडेंटली कब इनहेरिट होंगे, जब उनके जीन कहां प्रेजेंट होंगे, अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे। सोचो अगर जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे नहीं होते तो क्या ये गेमिट बनते, और अगर ये गेमिट नहीं बनते तो क्या ये रेशो आता 9:3:3:1 नहीं आता। तो फिर ऐसे में इवेंट को अपन क्या नहीं बोलेंगे, दोनों इवेंट को इंडिपेंडेंट नहीं बोलते। ये 9:3:3:1 रेशो कब आ पाएगा, जब जीन्स कहां है अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे, डाइहाइब्रिड इंडिविजुअल क्या बना रहा है, चार चार टाइप के गेमिट, तभी जाकर के रेशो क्या आ रहा है 9:3:3:1, जो किसका मल्टीप्लीकेशन है 3:1 इंटू 3:1 का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब दोनों कैरेक्टर कैसे आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। अरे बस समझ में, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मतलब हम पढ़ तो रहे हैं कहने को इतना बड़ा क्रॉस, लेकिन वास्तव में कुछ क्रॉस है ही नहीं। ये तो सिर्फ मोनोहाइब्रिड का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। इसमें कुछ भी करने की जरूरत हमें नहीं। ठीक है, लिख लो। देखते हैं कौन फास्ट लिखता है। कल संडे है, एक अलग ही एक अजीब सी फीलिंग आ रही है जो थोड़ा खुशी दे रही है। जीवन में यही तो खुशियां हैं। हम खुशियां ढूंढने जा रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे तब होंगे खुश, अभी दुखी रहते हैं। फिर इतना पैसा कमा लूंगा तब रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ वैसी ही रहती है जैसी चल रही। आप आज को अच्छा बनाने की कोशिश करो, कल अपना आप अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रोज क्या रहना है, खुश रहना है, कॉन्फिडेंट फील करना है, निडर रहना है, हिम्मत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए अपने आप पे। तो अपने आप जीवन कट जाएगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है।
लिख लिया? एक क्वेश्चन पूछू इस पे में, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट हैव कैपिटल वाई? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट हैव कैपिटल वाई? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट, ये जो गैमेट बना रहा है ये इंडिविजुअल, इसमें व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट हैव कैपिटल वाई? 50%। क्या है? 25 नहीं। पूछा क्या जा रहा है कि जो गैमेट बन रहे हैं उनमें जो परसेंटेज है किसका, आर वाला, स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट दो है, एक ये है और एक ये है। इसमें ऐसे कितने हैं जिसमें कैपिटल वाई है? तो दो है स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट, उनमें से कैपिटल वाई कितने के पास है? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट हैव स्मॉल वाई? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट हैव स्मॉल वाई? तो what percentage of capital R containing gamete, what percentage of capital R containing gamete have small y? 50%। ये सब बातें कहां लिखी रहेगी? 50% आएगा ना। देखो क्वेश्चन क्या है, what percentage of small R containing gamete have capital Y? तो बोलेंगे स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट पहले तो कितने हैं बताओ? दो है, एक ये है और एक ये है। अब इन दो में से कितने ऐसे हैं जो कैपिटल वाई रख रहा है? एक, तो कितना परसेंट रख रहा है? 50% रख रहा है ना। क्वेश्चन आया, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैपिटल आर कंटेनिंग गैमेट हैव स्मॉल वाई? तो बोलेंगे कैपिटल आर कंटेनिंग गैमेट पहले है कितने हैं? दो है। दो में से ऐसे कितने हैं जो स्मॉल वाई को रख रहे हैं? एक। तो कितना है? 50%। ये कहां लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में पेज नंबर 80 पे लिखा हुआ है, 80 पे। ठीक है, आपने देखना कि एक डायहाइब्रिड इंडिविजुअल गैमेट प्रोड्यूस करता है, उसमें कितने परसेंट ऐसे गैमेट है जो स्मॉल आर कंटेनिंग तो है लेकिन उनमें क्या है? स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। करोगे ना? एनसीईआरटी को मैंने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश। ऐसा नहीं पूछा है कि कितने गैमेट ये ऐसे बनाएगा जिसमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई होगा या स्मॉल आर और कैपिटल वाई होगा। ऐसा नहीं पूछा है। पूछा क्या है? ऐसे गैमेट जो स्मॉल आर कंटेनिंग तो है, अब उनमें आपको क्या बताना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट है कैपिटल वाई? मतलब स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट तो है, पहले से बता दिया, दो है, उसमें से कितने में कैपिटल वाई है? तो 50%। अगर ऐसा पूछते कि कितने गैमेट ये इंडिविजुअल ऐसे बनाएगा जिसमें स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई रहेगा, तो बोलेंगे 25%। भाई स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई चार में से एक एक बनाएगा, 25%। लेकिन एग्जामिनर ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कि स्मॉल आर कंटेनिंग गैमेट ऐसे कितने हैं जिसमें कैपिटल वाई है? तो आंसर क्या आएगा? 50%। कैपिटल आर कंटेनिंग गैमेट ऐसे कितने हैं जिसमें स्मॉल वाई है? तो दो है, उसमें से एक में क्या है? स्मॉल। 50%। एनसीईआरटी को पढ़ते तो डाउट आता ना आपको, इसलिए पहले से ही मैंने आपको क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, पेज नंबर 80 पे लिखा हुआ है। बड़ा बहुत सारा पैराग्राफ लिखा है, बड़ा सा। ठीक है, उसको पढ़ोगे उसमें सब यही लिखा हुआ है। लिख लिया? जैसे पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे करवाया था, वो कैपिटल टी जीनोटाइप कंटेनिंग पॉलन ग्रेन करवाया था, वो भी एनसीईआरटी की ही लाइन है, वो भी बताया था आपको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दोनों एनसीईआरटी की लाइन में जहां कंफ्यूजन आता है मैंने आपको क्लियर कर दिया, वरना बाद में बाहर आके पूछते हैं कि सर ये ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है? ठीक है, चलो
अब लिखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, हेडिंग डालो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सब पूरा क्रॉस कर लिया तो आपको क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। ये आया कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर दोनों कैरेक्टर के जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे क्या रहता है? इंडिपेंडेंट रहता है। दोनों कैरेक्टर कैसे जाते हैं? मोनोहाइब्रिड फैशन में जाते हैं। एक एक करके पढ़ेंगे तो दोनों का रेशियो F2 में कैसा आएगा? 3:1 3:1 आएगा। जो रियल में क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लाई हो रहा है 9:3:3:1, क्योंकि हम दोनों को कैसे पढ़ रहे हैं? साथ में पढ़। यही बात तो समझ में आई। इसको लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे। ठीक है, इन डायहाइब्रिड क्रॉस, इन डायहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हेडिंग डालो, उसमें लिखो इन डायहाइब्रिड क्रॉस कॉमा when genes of two character, when genes of two characters, when genes of two characters are present on, when genes of two characters are present on two different chromosomal pair, when genes of two characters are present on two different chromosomal pair, then inheritance of one character, then inheritance of one character is independent on, then inheritance of one character is independent on inheritance of other character, then inheritance of one character is independent on inheritance of other character, and each character inherited in a, and each character inherited in a monohybrid pattern, and each character inherited in a monohybrid pattern. क्या लिखा हुआ है कि जब कभी डाइहाइब्रिड क्रॉस में दोनों कैरेक्टर्स के जीन अलग अलग क्रोमोसोमल पेयर पे होते हैं तो एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पे इंडिपेंडेंट होता है और दोनों कैरेक्टर F2 जनरेशन तक कैसे जाते हैं? मोनोहाइब्रिड पैटर्न में जाते हैं और F2 में कैसा रेशियो बना रहे होते हैं? 3:1 3:1। लेकिन आप साथ में पढ़ोगे, दोनों को साथ में पढ़ोगे ट्रेड्स को, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 9:3:3:1। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे? अच्छा, इसका कोई एक्सेप्शन है? ऐसा कब नहीं होगा? हाँ, अगर कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना ले कि आपने डायहाइब्रिड क्रॉस करी है, आपने दो कैरेक्टर लिए हैं, आपने ये देखा कि F2 में 9:3:3:1 रेशो नहीं आ रहा है, बल्कि इसकी जगह कोई नंबर दे दिया, मान लो 12:6:7:1 जैसा कुछ भी नंबर आ गया, ये आ रहा है, आपको क्या लगता है जीन्स कहां प्रेजेंट होंगे? तो आप बोलोगे सेम क्रोमोसोम पे हो सकते हैं। कहां हो सकते हैं? सेम क्रोमोसोम। आपको क्या लगता है कि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है? तो बोलोगे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये किसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है? 3:1 इंटू 3:1 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। 9:3:3:1 होगा तभी हम बोलेंगे कि जिन कहां है? अलग अलग क्रोमोसोमल। तो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ इज लिंकेज। जब सेम क्रोमोसोमल पेयर पे जीन होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है? लिंकेज, जो पहले से पढ़ा है। तो लिख लो एक्सेप्शन ऑफ दिस लॉ इज लिंकेज। अब लिंकेज क्या होता है वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। नहीं, वो कंडीशन मान ली है, वो बाद में डिस्कस होगी। ठीक है, अभी तो क्या मान के चलना है आपको कि सेम क्रोमोसोम पे जीन होंगे तो लिंकेज होगा और सेम क्रोमोसोम पे नहीं होगा तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब सेम क्रोमोसोम पे जीन होते हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए और कुछ हो जाए, लेकिन उसकी बात मैंने अभी करी नहीं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे सब।
पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे चलते हैं आगे भाई। अभी दो अलग अलग क्रोमोसोमों की बात करी है, फिर दो क्रोमोसोम सेम पे रहेंगे, फिर उनमें क्या हो सकता है, क्या मैंने जो बात बोली कि जरूर वैसा ही होगा या कुछ अलग भी हो सकता है, फिर उन कंडीशंस को धीरे धीरे लेंगे आगे। ठीक है, ताकि अपने को सारी बातें समझ में। वरना मैं अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर बोलने लग जाऊं, लिंकेज बोलने लग जाऊं, तो आधो को समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। ठीक है, इसलिए आराम आराम से, हाँ बिल्कुल आराम आराम से पढ़ने का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। इन डायहाइब्रिड क्रॉस, in dihybrid cross, find out probability of offspring in F2. In dihybrid cross, find out probability of offspring in F2 which are फिर ये नंबर 1 पॉइंट बता लिखना which are homozygous for both character. सेकेंड है heterozygous for both character. थर्ड है homozygous for one and heterozygous for other. Genotypically similar to F1, phenotypically similar to F1, genotypically similar to parental plant. Genotypically 6 नंबर नहीं है क्या, 6 and 7. Genotypically न्यू कॉम्बिनेशन. न्यू कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और रिकॉम्बिनेशन. बताओ ये जो रिकॉम्बिनेशन आया है इसका क्यों आया है, किस वजह से आया है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. प्रोसेस का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अगर आपको अभी मैंने डायहाइब्रिड क्रॉस बताई है, अगर वो आपको अच्छे से याद हो गई है, तो आप इन सारे का आंसर दे सकते हैं. F2 जनरेशन में पूछा है, F2 जनरेशन में ऐसी कितनी है जो दोनों कैरेक्टर को लेके होमोजाइगस है? लिख लो पहले, फिर करते हैं करके. बताओ फर्स्ट क्या है, सोच के बताओ. 4/16. वेरी गुड. किसे आया होगा ये भाई? F2 का वो याद आ रहा है, बॉक्स बनाया था अभी, उसमें इस डायगोनल पे देखो, ये वाले डायगोनल पे कितने ऐसे हैं जो होमोजेगस फॉर दोनों कैरेक्टर को लेकर के हैं? विजुअलाइज होना चाहिए, दिखना चाहिए. कैपिटल आर. अरे फिर ऐसा सोच लो, जीनोटिपिक रेशियो जो बनाया था उसमें एक एक नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर. वैसे कितने एक एक हैं? 4 है ना? पक्का? तो पहले वाले का क्या आएगा?
ऐसे जीनोटाइप्स कितने हैं? 4 है जो होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर है। किधर प्रेजेंट है? इस डायगोनल पे। देख लो, इस डायगोनल पे प्रेजेंट है सब एक एक बार। 4 है और चारों के चारों होमोजेगस फॉर बोथ कैरेक्टर है। देख लिया? तो क्या लिखेंगे? 16 में से 4। चलो ये वाला बताओ, हेटरोजेगस और बोथ कैरेक्टर कौन से डायगोनल पे है? ये वाला डायगोनल पे। देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एक ही जीनोटाइप है लेकिन आता 4 बार है। ठीक है, तो हेटरोजेगस और बोथ कैरेक्टर 4 बार आता है, तो क्या लिखेंगे? 4/16। चलो आप मुझे बताओ, इन दोनों को छोड़ दें तो क्या आता है? अरे तीन ही तो कंडीशन बताई थी। या तो जीनोटाइप में क्या रहेगा? दोनों होमोजेगस, वो 4 बार आते हैं इस डायगोनल पे। दोनों हेटरोजेगस, वो इस डायगोनल पे आते हैं 4 बार। और बाकी जो बचे क्या है? वो एक होमोजेगस और एक हेटरोजेगस। तो 16 में से ये 4 गए 8, तो बचे कितने? 8। 8/16 बचे ना। या फिर ऐसे कर सकते हो, जो जीनोटाइपिक रेशियो में दो दो नंबर लिखे हैं, दो दो, वो क्या है? एक होमोजेगस एक हेटरोजेगस। जब कभी जीनोटाइप में एक होमोजेगस कंडीशन होती है और एक कैसी होती है? हेटरोजेगस, तो कितनी बार मिलता है? 2 बार। ऐसे कितने हैं? 4 है जो कितनी बार मिल रहे हैं? 2-2 बार मिल रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8। या फिर इस डायगोनल को हटा दो, इस डायगोनल को हटा दो, बाकी बचे हैं वो सब कैसे जीनोटाइप है? एक होमोजेगस कंडीशन है उसमें और एक कैसी कंडीशन है? हेटरोजेगस। टोटल टोटल कितने हो गई है? 8। जैसा करना है वैसा कर दो। ये समझ में आई सबको? चलो मुझे बताओ, F1 का जीनोटाइप दिखने में कैसा है? F1 का जीनोटाइप बताओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताओ ये कितनी बार आएगा F2 में? 4/16। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो फेनोटाइपिकली F1 फेनोटाइप कैसा दिखता है? F1 दिखता कैसे है? राउंड येलो। F2 में राउंड येलो कितने हैं? 9/16। 9/16। भाई जीनोटाइप का पूछे तो जीनोटाइप को कंपेरिजन करना है, फेनोटाइप का पूछे तो फेनोटाइप को कंपेरिजन करना है। चलो, जीनोटाइपिकली सिमिलर टू पेरेंटल प्लांट। पेरेंटल प्लांट में जीनोटाइप होता था कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक में होता था स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऐसे F2 में कितने हैं? 2 है ना? एक कोने में इस प्रेजेंट है और एक नीचे वाले कोने में प्रेजेंट। कोने में प्रेजेंट है, देखो कॉर्नर पे दोनों। तो किधर है? 2/16। और ये बाकी जो बचा 2 तो पेरेंटल है, और बाकी जो नए जीनोटाइप है वो कैसे हैं? 14/16। मैंने फिनोटाइप का क्यों नहीं पूछा? क्योंकि लिखवा दिया है। क्या लिखवा दिया था नोट्स में अभी, कि ऐसे कितने हैं जो पेरेंट की तरह फिनोटाइपिकली दिखेंगे? तो 10/16। और नए कितने हैं? 6/6। वो लिखवा दिया था, अगर वो वहां नहीं लिखवाते तो फिर यहाँ लिखा। ठीक है, मतलब किसका? ये लास्ट वाला 4 और 5, ये 6 7 1 2 3 4 5 6 7, 4 और 5। पहले मुझे बताओ तुम कि 4 और 5 में F1 दिखता कैसा है? F1 जीनोटाइपिकली कैसा दिखता है? जीनोटाइप कैसा है F1? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल। अब वो जो नीचे F2 बना है उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कितनी बार है? अरे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों पोजीशन हेटरोजेगस में तो कितनी बार होता है? 4 बार। बॉक्स में बताया नहीं था कि जीनोटाइप में डायगोनल, कौन सा डायगोनल? ये वाला, किधर वाला? ये वाला। देखो, ये आपको याद भी तो करवा दिया था मैंने कि दोनों पोजीशन हेटरोजेगस कंडीशन हो तो 4 बार आता है, एक होमोजेगस एक हेटरोजेगस तो 2 बार आता है, दोनों होमोजेगस हो तो 1 बार आता है। करवाया था। चलो, F1 कैसा दिखता है बताओ जीनोटाइपिकली? तुम बताओ F1 जीनोटाइपिकली कैसा दिखता है? ये दोनों दोनों जो जीन है आर और वाई हेटरोजेगस में है। F2 में कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। तो क्या आएगा? चलो अब मुझे बताओ कि F1 दिखता कैसा है फिनोटाइपिकली? दिखने में बाहर से कैसा दिखता है? राउंड येलो दिखता है। तो राउंड और येलो कितने आए थे F2 में? 9/16। और किसने पूछा था कौन सा? ये 6 वाला। अब क्या पूछा है? सारे जीनोटाइप बनाए थे हमने, 1 2 2 1 2 1 2 4 2 1 2 1, पूरा बॉक्स बनाया था। उसमें पेरेंट की तरह कौन दिखता है? पेरेंट मतलब स्टार्टिंग वाले। हाँ नहीं, ये F1 नहीं, सबसे पहला वाला एक कैसा था?
कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, एक ऐसा था स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इन दोनों की तरह कितने हैं F2 में? दो है, दो है ना, तो क्या आएगा? पक्का? और बाकी सब कैसे हैं? बाकी पेरेंटल नहीं, बाकी पेरेंटल तो दो ही है, बाकी जो बचे हैं सब नए हैं 14/60। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। A plant with genotype, a plant with genotype capital D small d capital E small e, a plant with genotype capital D small d capital E small e is crossed with a plant having capital D small d small e genotype, is crossed with a plant having capital D small e genotype। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। A plant with genotype capital D small d capital E small e is crossed with a plant having capital D small d small e genotype। ठीक है, find out probability of following offspring ये दो प्लांट दिए हैं, करना क्या है समझ में आ गया? क्या करना है? गैमेट्स बनाओ, बॉक्स बनाओ, देखो उसमें कि ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है। गैमेट बनाते ठीक आते हैं? पहले गैमेट ठीक ठीक बनाया करो। इसके 4 गैमेट बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। नए गैमेट बनाते आए तो फॉर्क लाइन है ही, हेटेरोजाइगस को फॉर्क से बनाना है, होमोजाइगस को लाइन से बनाना है। सिखाया था पहले, मैंने स्टार्टिंग से ही सिखा दिया है ये काम। तो टर्म से पढ़ाते पढ़ाते ही बता दिया था ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए किसी प्रकार की। पहले वाला कितना है? 3/8 किसी का 1/8 आ रहा है। दूसरे वाले का क्या आ रहा है? 2/8 1/8। वेरी गुड। गैमेट मुझे लगता है आधो ने तो गैमेट ही गलत बनाया है, पक्का है। 1/8 2/8 वेरी गुड। गैमेट्स बनाए होंगे ठीक, तो फिर बॉक्स से ठीक बनाया होगा तो फिर उसको गिना गलत होगा, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैपिटल डी की जगह लिखा होगा स्मॉल डी, लिखना तो चाह रहे थे कैपिटल डी, लेकिन लिखते लिखते क्या हो गया? स्मॉल डी आ गया। यही प्रॉब्लम होती है इसमें, है ना? ये बहुत प्रॉब्लम। देख तो रहे थे कैपिटल डी, लेकिन सोचा क्या? स्मॉल डी, उसके हिसाब से सोच लिया, आंसर कर दिया। लेकिन करते हैं इसको करते हैं, ये लॉन्ग कट है, ये शॉर्ट कट नहीं है। ये काफी मुश्किल का टास्क है। देखो इसको करते हैं। चलो मुझे बताओ, इसके गैमेट बताओ ठीक प्रकार से करें। कैपिटल डी कैपिटल ई कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल डी कैपिटल ई स्मॉल डी स्मॉल। नहीं बनाते आए तो अच्छे से टाइम लेना है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी है तो बहुत कम टाइम में ही काम हो जाता है, सबने बोला है कि जल्दी क्वेश्चन करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो जेनेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनको आराम से करना होता है, ठीक है?
अब ये हुआ, इसमें गैमेट कैसे बनाओगे? कैपिटल डी, स्मॉल डी, लाइन खींचेंगे स्मॉल ई स्मॉल ई, ऐसे बनेंगे ना गैमेट। ठीक है, चलो ये बॉक्स बनाते हैं। वन टू वन तो आया, लेकिन कितने में से आया? कितनी बार आया है? पूरे बॉक्स में ऐसा एक बार आया है, ये लिख दिया 1/8। ये कितनी बार आया है? 2 बार, एक ये है और एक ये है, 2/8। और ये कितनी बार आया है? एक बार। अब सबने ही सॉल्व तो कर लिया है, लेकिन सबको ये लग रहा होगा कि सर ये काफी डिफिकल्ट, मतलब अभी तो छोटा सा जीनोटाइप दिया हुआ है, मान लो बड़ा सा दे देते और मान लो वो बनाना पड़ता जो अभी आपने बनाया था 16 का या 64 का बॉक्स आ जाता, तो उसको बनाना फिर उसमें से देखना कि कौन कितनी बार है, ये वो कर ही नहीं पाते, सॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक बताइए कैसे करेंगे इसको जो जल्दी से हो जाए, तो उसका तरीका देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, जो ये है हमारे पास, इसको ठीक तरीके से समझना, अगले की सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड। ऐसा जब जीनोटाइप दिया हो तो मेंडल ने क्या कहा था कि वन कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक कैरेक्टर के जीन दूसरे कैरेक्टर के जीन से क्या है? इंडिपेंडेंट है। तो इन जीन्स को क्या करो? अलग अलग लिखो। डी वालो जीन, जो डी वाले जीन है उनको अलग सेपरेट लिखो क्रॉस करके, और ई वाले जो जीन्स हैं उनको सेपरेट करके ऐसे क्या करो? अलग लिखो। क्योंकि भले ये डायहाइब्रिड है, दो दो जिन्हों कैरेक्टर को लेके पढ़ रहे हो, लेकिन रियल में तो क्या हो रहा है? हर एक कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से जा रहा है, तो अलग अलग लिख लो। अब अलग अलग लिख लोगे तो फिर अलग से ऐसे तो आप बना सकते हो आराम से, इसमें कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो छोटे से दो दो गैमेट बनाना रहते हैं बस। और कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी, अभी तो पूरा ऐसा बना रहे हैं, थोड़ा समय बाद तो डायरेक्ट लिख दोगे। ठीक है, फिर इसमें गैमेट कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, कैपिटल ई स्मॉल। इसमें गैमेट क्या बनेगा? एक टाइप का, तो ये कैपिटल ई स्मॉल, ऐसा तो लिख सकते हैं ना आराम से, वही लिख दिया ऐसा। इस वाले जीन का भी लिख दिया कि अगली जनरेशन में क्या आ सकता है, और इस जीन का भी लिख दिया कि अगली जनरेशन में क्या आ सकता है। अब हमें लाना क्या है? कैपिटल डी इधर से आए और उधर से क्या है? कैपिटल स्मॉल, दोनों साथ में आए, तो इधर से कैपिटल डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/4। उधर से कैपिटल ई स्मॉल ई आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। 1/2 है, तो कितना हो गया? 1/4 इंटू 1/2, 1/8। ठीक है, चलो इधर से कैपिटल डी स्मॉल डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/4। उधर से कितनी है कैपिटल स्मॉल ई? 1/2, दोनों को साथ में लाना है, 2/8। ठीक है, इधर से स्मॉल डी आने की कितनी है? 1/4। उधर से स्मॉल ई आने की क्या है? 1/2, दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। तो ऐसे सॉल्व करोगे तो बड़े बड़े से क्वेश्चन भी देने वाले हैं आपको, आप इस तरीके से सॉल्व करना। जब भी एक से ज्यादा जीन्स दिए हुए हो तो अलग अलग जीन्स को अलग अलग लिखना और सब छोटे छोटे से बॉक्स बना लेना अपने अपने जीनोटाइप के हिसाब से। फिर देखना कि इसमें से क्या आ सकता है, इसमें से क्या आ सकता है और क्या लाना है हमें साथ में अगली जनरेशन में। करोगे सॉल्व ऐसे आगे? एक क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको सॉल्व करना आपने, इसको लिख लो आप।
वैसे जो मैं शॉर्टकट बताया था वैसे करना है। आया? वेरी गुड। सेकेंड का, इसका वेरी गुड। इसका क्या आएगा? 0। वन बाई 16 0। बहुत सारे बच्चों का आ गया है। कैसे किया होगा सॉल्व आपने? जैसे आपको बताया वैसे किया है। आपने क्या किया होगा? इन दोनों को क्रॉस किया होगा, ऐसे किया होगा। अच्छा, बार बार कैसा लिखना चाहिए? गेमेट लिखो फिर उसके बनाओ। अब इतने छोटा तो बना ही सकते हो आप। कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी कर देते तो क्या आता था? ऐसा आता था ना, ऐसे। ये तो याद ही रहता है इतना तो। ठीक है। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये करिए। अब देखना है ऊपर क्रॉस करना है, उसको अपने मन से हर बार ये नहीं करने लग जाना। ऊपर देखना है क्या दिया हुआ है। एक में दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक में क्या दिया है? कैपिटल टी। ये दो टाइप के कैमेट बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमेशा एक टाइप के बनाएगा। ऐसे बनेगा ना? क्या लिख सकते हैं? दो टाइप के बनेंगे ऐसे। ऐसे लिखते आता है कि मैं बार बार ऐसा करूं आपके सामने। ये दो, एक गेमेट बनाएगा दो टाइप के, ये गेमेट बनाएगा एक टाइप का, फिर ऐसे बनाऊं। ऐसे बनाऊं क्या बार बार? जैसे आपकी इच्छा वैसे करो, लेकिन सही होना चाहिए। ठीक है। चलो, कैपिटल जी स्मॉल जी हमको दिया एक तरफ, एक तरफ क्या दिया है? स्मॉल जी स्मॉल। क्या करेंगे? इसके दो गेमेट बनेंगे, इसका एक गेमेट बनेगा। कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी स्मॉल जी। अब लाना क्या है हमें? ये तीन दे दी है अलग अलग। अब हमें इधर से सोचो आप। कैपिटल आर बताओ। 1/4। इधर से कैपिटल टी 1/2। इधर से कैपिटल जी स्मॉल जी 1/2। कितना हो गया? 1/16। कितना आसान है ना? चलो ये बताओ, और गलती भी बहुत कम होगी इसमें। 1/4, 1/2, 1/2 कितना हुआ? 1/16। मतलब 16 बनेंगे तो इसमें से एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। चलो ये बताओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना आया? 2/4। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना आया? 1/2। और इधर से तो कैपिटल जी आ रहा है, तो बोलेंगे 0। तो सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। मतलब ये जब दो क्रॉस करें तो ऐसी ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगी। है कि ना आसान? अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं दो तीन क्वेश्चन और दूंगा, काफी जो लगते हैं दिखने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं, लगता है कि पता नहीं कब कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप जैसे ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो सारे क्वेश्चंस क्या होने लगेंगे? सॉल्व होने लगेंगे। क्योंकि आपने हर एक चीज को किसमें तोड़ दिया है? मोनोहाइब्रिड में, जो हमें अच्छी तरीके से क्या है आता है। गेमिट कैसे बनाते हैं, कैसे वो जीनोटाइप आता है, क्या अगली क्लास में करेंगे। ठीक है।